हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 36 है। 35 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया? 1822 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे पहले किस वर्ष पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? देखिए, ये जो एक नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, कौन? ये पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, क्वेश्चन अभी आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो है कि पुरानी नहर कौन सी है? तो यह है पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, इसका निर्माण जो है कि 1830 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां द्वारा ये खुदवाई गई थी। ठीक है, शाहजहां द्वारा ये खुदवाई गई थी। देखिए, ये नहर जो है ना कि फैजाबाद में एक गांव है, मतलब एक जगह है सहारनपुर, वहां पे जो है ना ये यमुना के बाएं किनारे से निकलती है और ये दिल्ली तक इसके जो है ये पैरेलल ही जाती है। ठीक है, और ये दिल्ली तक पैरेलल जाती है और ये फिर क्या होती है कि यमुना में ही क्या मिल जाती है ये। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, तो ये हुआ था इसका निर्माण 1830 ईस्वी में। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। कृषि को संविधान के किस अनुसूची में राज्य के विषय के रूप में रखा गया है? 7वीं, 8वीं, 11वीं, 15वीं। देखिए, बात की जा रही है कृषि की, एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो ये जो कि संविधान के किस अनुसूची में राज्य के विषय में के रूप में रखा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है कि आपका 3 लिस्ट है। कौन कौन से? इसमें एक है संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो जो ये कृषि है ये जो है कि 7वीं अनुसूची के जो है कि राज्य सूची में रखा गया है। ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ये किस में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। देखिए, राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना, इसकी शुरुआत जो है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से कब तक? 2007 तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका ड्यूरेशन था। और आज के डेट में ये पंचवर्षीय योजना नहीं रही है। आज की डेट में ये जो है कि नीति आयोग रही है, जो है कि पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस किया कौन? तो ये नीति आयोग। ठीक है, और नीति आयोग कब से पिक्चर में आया? तो ये आया आपका 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग पिक्चर में आया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 10वीं पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीबी का सह अस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। देखिए, बात की जा रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी बार रेलवे में, यूपीपीएससी में काफी बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सरकारी भी हो और प्लस निजी क्षेत्र वाला भी हो। तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है इसका। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, रघुराम जी राजन, एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। ठीक है, अगर बात करें एक तो वैश्विक स्तर और एक जो है कि भारत के लेवल पे। तो वैश्विक स्तर पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे कौन? तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। बी ऑप्शन। देखिए, वैश्विक स्तर पर अगर आता है हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक आता है कौन होंगे? तो वो होंगे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आप लोग समझ गए। नॉर्मन बोरलॉग ये वैश्विक स्तर पे और भारत स्तर पे अगर देखा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये हो गया। देखिए, कभी कभी आता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है,
तो ये जो है कि गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्पादन शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? उत्पादन पर, उत्पादन और विक्रय पर, उत्पादन और परिवहन पर, उत्पादन, परिवहन और विक्रय पर। देखिए पूछा जा रहा है कि उत्पादन शुल्क वस्तुओं को किस स्तर पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये किस स्तर पर लगाया जाता है? तो उत्पादन शुल्क लगाया जाता है उत्पादन पर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये एक जो है कि अप्रत्यक्ष कर है और उत्पादन शुल्क देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा ये वसूला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस। देखिए बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC USA में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक है, जो कि राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? केयर, क्रिसिल, ICRA, IFCI। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए केयर ये भी एक साख निर्धारण एजेंसी है, क्रिसिल ये भी है, ICRA ये भी है, IFCI इसकी बात करें तो ये साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये भारत सरकार का शीर्ष आर्थिक विकास संस्थान है। ठीक है, अगर हम बात करें साख निर्धारण एजेंसी की तो 3 सबसे प्रमुख साख निर्धारित एजेंसियां हैं विश्व की। कौन कौन? पहला है मूडीज, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर, तीसरा है आपका फिच। ये जो है कि तीनों भारत की शीर्ष जो है कि मतलब और 3 सबसे प्रमुख साख निर्धारित एजेंसियां और इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को बिग 3 के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, बाकी तीनों जो है ये साख निर्धारण एजेंसी हैं। सुपर 301 किससे संबंधित है? मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु विस्फोटक, मुक्त व्यापार के अवरोध। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर 301 किससे संबंधित है? देखिए सुपर 301 हुआ या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेशल 301। ये जो है कि अमेरिका व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है जिसके अंतर्गत जो है कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, देखिए इसको जो है कि WTO की मुक्त व्यापार नीति से भी जो एक WTO की मुक्त व्यापार नीति है उसके विपरीत माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये मुक्त व्यापार के अवरोध, ये इससे संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, अंकटाड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जो ये प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा जो है कि ये क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें IMF की तो ये जो है कि इसका स्थापना जो है कि जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, इसका मुख्यालय। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, जो RBI है, इसका स्थापना जो है कि कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और आज के डेट में जो है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। 1937 में कोलकाता से इसका जो है कि मुख्यालय मुंबई में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक इसकी भी स्थापना 1944 ईस्वी में किया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका भी मुख्यालय जो है कि आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अंकटाड इसकी बात करें हम तो ये 30 दिसंबर कब? 1964 में जो है कि इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
के द्वारा जो कि प्रकाशित किया जाता है। भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 1994, वर्ष 1996। देखिए भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? कब हो गया? तो ये हो गया 1994 से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय, इसका अर्थ क्या है? चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय, इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु एवं सेवाओं के जो आयात निर्यात होता है उस पर घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रित परिवर्तनीय पर कोई प्रतिबंध ना होना। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। देखिए ये जो है कि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता, इसके लिए जो है कि 2 बार जो है कि एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति थी? तो 2 बार किया गया था आपका 1997 में और 2006 में। इसमें जो है कि तारापोर समिति का गठन किया था, ये दोनों टाइम पे। ठीक है, इसके लिए तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, विश्व बैंक, IMF, UNDP। मानव विकास रिपोर्ट ये जो है कि किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका UNDP के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। देखिए अगर हम बात करें मानव विकास रिपोर्ट की, तो ये पहली बार जो है कि 1990 में ये जो है कि प्रकाशित की गई थी। और इस सूचकांक का जो निर्माण मतलब किए थे वो 2 अर्थशास्त्री किए थे। कौन कौन? एक अर्थशास्त्री थे भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के थे महबूब उल हक। इन दोनों के द्वारा जो है कि ये किया गया था। देखिए इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना रखे हैं। आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। मानव विकास रिपोर्ट, इस पे पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको पूरा, मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1956। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज़ादी के बाद जो है कि पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कि आपका 6 अप्रैल 1948 को, उस समय पे कौन थे? केंद्रीय उद्योग मंत्री तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, उनके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? व्यक्तिगत आय कर, उपहार कर, मनोरंजन कर, निगम कर। कौन सा वो कर है जो कि केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाई जाती है इनमें से? तो वो कर है आपका मनोरंजन कर। ये जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती, ये जो है कि लगाया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, मनोरंजन कर। कपाट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है? उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए कपाट एक स्वायत्त संस्था है जो कि किसके अधीन काम करता है? तो ये करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि गरीबी रेखा के स्तर से नीचे वाले जो लोग हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग, जो कि बंधुआ मजदूरी या फिर अपंग हैं, फिर बच्चे, स्त्रियां, उनको जो है कि ये जो है कि प्रायोरिटी देना। ठीक है, इनका ये कार्य होता है, उद्देश्य है इसका। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? न्यू जर्सी में, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में। यूएसए में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पे? तो ये है आपका कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। सी ऑप्शन आपका सही है। मंगोलायड प्रजाति मिलती है अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। मंगोलायड प्रजाति मिलती है कहाँ पे? तो ये जो है कि मिलती है पूर्व एशिया में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ये जो है कि मंगोलायड प्रजाति है, यहाँ पे ये मिलती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर उष्ण मरुस्थल मिलते हैं, इसका प्रधान कारण है समीपवर्ती महासागरों में ठंडी धाराओं का मिलना, पर्वतीय बाधाओं की उपस्थिति,
पवनोन्मुख तटों से दूर स्थित होना, गर्मी तथा वाष्पीकरण की तीव्रता। देखिए उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर उष्ण मरुस्थल मिलते हैं। इसका प्रधान कारण जो है कि पूछा जा रहा है, इसका प्रधान कारण क्या है? तो देखिए इसका प्रधान कारण ये है समीपवर्ती महासागरों में से ठंडी धाराओं का मिलना। देखिए उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा के कारण जो है कि तटवर्तीय क्षेत्रों में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। ठीक है, और इन ठंडी जलधाराओं के कारण जो है कि तटवर्तीय क्षेत्र में कोहरा का भी निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसको विश्व की छत कहा जाता है? काराकोरम को, कुनलून को, तियानशान को, पामीर को। इनमें से किसको विश्व की छत कहा जाता है ये बताना है आपको। तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर की पठार को। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, ये पामीर का पठार, और इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण जो है कि इसे संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसको संसार की छत कहा जाता है। देखिए इसका एक चीनी नेम भी है, उस क्या नाम है? तो कोंगलिंग। कोंगलिंग इसका चीनी नेम है, जो ये पामीर का पठार है उसका। और यहाँ पे जो है कि उगने वाली जंगली प्याज है, यहाँ पे जंगली प्याज उगती है, उसके नाम पर इसे प्याजी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो प्याजी पर्वत के नाम से जाना जाता है और कोंगलिंग के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत पामीर की पठार। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? यूक्रेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका जर्मनी में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये दक्षिण पश्चिम जर्मनी के जो है कि बादेन वुर्टेमबर्ग में स्थित एक जो है कि वनाच्छादित पर्वत श्रेणी है, और इसके दक्षिण और पश्चिम सीमा पर राइन घाटी स्थित है। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कि फेल्डबर्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था आप लोगों को। किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना। किशन महाराज की बात की जा रही है। इनका संबंध जो है कि किस घराने से है? तो इनका संबंध जो है कि आपका बनारस घराने से है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वांगहो नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, यांगत्से कियांग नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।